नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आज का क्वेश्चन दिया गया है जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो होती हैं को क्या कहा जाता है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का मतलब अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित जो तरीके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कहते हैं। इनको जो है पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप देखेंगे दिया गया है, इसको स्कीमा कहा जाता है, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि इसमें प्रतिमान कहा जाता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया मानसिक मैप कहा जाता है, या ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे डी के अंदर कहा गया है मानसिक उपकरण कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में भी इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। और बात करें इसका करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्कीमा जो होता है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल्स इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो यहाँ पे बात किया जाए तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा जो होता है उन मानसिक संरचनाओं या ढांचों को कहा जाता है या कहा गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव को संगठित करता है और उनका अर्थ निकालता है। अर्थात तो ये अनुभवों को समझने के व्यवस्थित तरीके होते हैं जिनको जो है जीन पियाजे ने कहा था। थोड़ा सा आगे बात करें तो पियाजे के अनुसार स्कीमा ज्ञान के मूल निर्माण खंडों अर्थात जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मूल होते हैं, को उम्र और अनुभव के साथ लगातार बदलते, विस्तृत या संशोधित होते रहते हैं। इनका कहना था कि लगातार बदलते या संशोधित होते रहते हैं अर्थात समाकलन और समायोजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से। वहीं पे बात करें तो मानसिक महत्व, मानसिक उपकरण या प्रतिमान जो और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वो भी मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के रूप में माने जा सकते हैं, पर यहाँ पे पियाजे ने विशेष रूप से इन व्यवस्थित तरीकों को स्कीमा नाम दिया है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपका केवल यहाँ पे स्कीमा वाला रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जिसके अंदर कहा गया है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची जो होती है की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकट करती है, और कहा गया इसमें से कौन सी संरचना जो होती है उपरोक्त कथन को प्रकट करती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया यहाँ पे साम्य धारण अर्थात इक्विलिब्रेशन कहा गया है। ऑप्शन सी आई एम सॉरी ऑप्शन बी में कहा गया संरक्षण कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा गया बुद्धि, डी आई एम सॉरी सी में, और यहाँ पे डी के अंदर कहा गया समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको जो है डी वाला देखने को मिल जाएगा। अब इस थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए कि इसका क्या मतलब है कि जो होता है एक प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है, तो इससे क्या संबंधित है। तो यहाँ पे बात करें तो यह कथन जो होता है वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के उस विचार को दर्शाता है जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो या जिसको हम जेडपीडी कहा जाता है। जेडपीडी जो होती वह दूरी होती है जो बच्चे के स्वयं करके सीखने की क्षमता था, जो स्वयं कर सकता है, और किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से जो वो कार्य करता है या करके सीखने की क्षमता के बीच का जो होता है अंतर होता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो जब शिक्षक या सहपाठी उचित प्रश्न, सुझाव या संकेत या मार्गदर्शक अर्थात स्कैफोल्डिंग, मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, को यहाँ पे दिया जाता है तो उससे संबंधित यहाँ पे था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या देते हैं, तो बच्चा जो होता है अपनी मौजूद क्षमता से आगे जाकर अधिक कठिन काम सीख सकता है। यानी उसकी समझ उस बिंदु से बहुत आगे पहुंच जाती है जहां वह अकेले नहीं जा पाता। बिल्कुल सही है, अगर किसी को मदद दी जाती है तो धीरे धीरे वो आगे पहुंच जाता था। हेल्प अगर अर्थात स्कैप फोल्डिंग अगर किसी को मिल जाए तो धीरे धीरे और भी ज्यादा कार्य कर सकता है जो अकेले नहीं कर सकता है। और यही बात तो प्रश्न में कही गई है, इसलिए यह सीधे सीधे जेडपीडी की अवधारणा को यहाँ पे क्या करता है, व्यक्त करता है। अब थोड़ा सा आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को, अर्थात लेव वाइगोस्की जो हैं उनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा, या फिर कहा गया यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के द्वारा, या फिर यहाँ पे कहा गया अनुकूलन एवं संगठन के द्वारा, या फिर यहाँ पे कहा गया है कि पुरस्कार एवं दंड के द्वारा। किसके द्वारा आगे या प्रक्रियाओं में जो है बदला जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ए वाला। ये अर्थात सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा जो है लेव वाइगोस्की कहते हैं कि मानसिक क्षमताओं को आगे जो होता है उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जो होता है बदला जा सकता है। आप थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इसका मतलब है। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे की मूल मानसिक क्षमताएं जैसे ध्यान, स्मृति, धारण अकेले जैविक विकास में नहीं बल्कि दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से उच्चतर मानसिक कार्यों जैसे तार्किक सोच, समस्या समाधान, आत्मनियमन में बदलती रहती हैं। वहीं पे थोड़ा सा आगे और बात करें तो जब बच्चा अधिक जानकार या वयस्क या सहपाठी के साथ संवाद करता है तो सहयोगी गतिविधियों में भाग लेता है और भाषा जैसे सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करता है, तो इन्हीं सामाजिक अनुभवों का आंतरिकरण होकर वे उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का रूप ले लेते हैं। इसलिए विकल्प यहाँ पे ए वाला सही होगा, जबकि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध तथा पुरस्कार दंड व्यवहारवादी सिद्धांतों के जो होते स्किनर आदि से जुड़े हैं और अनुकूलन एवं संगठन पियाजे के सिद्धांत की संकल्पना है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में रहता है तो उसके साथ में पढ़ता है, उसके साथ में क्वेश्चन करता है तो ज्यादा चीजों को सीख सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसमें कहा गया कि कौन सा जो है विकास और अधिगम के बीच के संबंध को अच्छे तरीके से सूचित करता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। कहने का मतलब कह रहे हैं कि लर्निंग जो होती है वो डेवलपमेंट के बिना ध्यान दिए भी हो सकती है। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। या ऑप्शन यहाँ पे सी में कहा गया विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। या यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे विकास जो होता था डेवलपमेंट और यहाँ पे अधिगम अर्थात लर्निंग, इनके बीच में संबंध होता है कि नहीं होता है, इसी संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सी वाला आपका रहेगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है अर्थात डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा डिटेल से बात कर ले यहाँ पे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में माना जाता है कि विकास अर्थात डेवलपमेंट जो होता है और अधिगम अर्थात जो कि लर्निंग होती है, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। विकास के कारण नई क्षमताएं व परिपक्वता आती है जिससे बच्चा कुछ नई चीजें सीख पाता है और सीखने के अनुभव बदलने में उसके विकास को आगे बढ़ाते हैं।
इसीलिए इन दोनों के बीच संबंध को सबसे सही ढंग से वही कथन बताता है जिसमें कहा गया है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हैं और अंतः निर्भर अर्थात एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। बाकी विकल्प या तो विकास और अधिगम को बिल्कुल गलत मानते हैं या उनकी गति की तुलना पर एक तरफा बात करते हैं। तो ये समग्र दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए तो केवल यहाँ पे आपका ऑप्शन जो था सी वाला वही करेक्ट बैठता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसको पियाजे के अनुसार जो है के प्रमुख कौशलों में से एक है। अर्थात यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया है सुरक्षित रखने की योग्यता, या बी में कहा गया परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या सी के अंदर कहा गया तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, या डी के अंदर कहा गया सजीवात्मक चिंतन। अर्थात ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो यहाँ पे प्रमुख कौशलों में से इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन जो है वो सी वाला आपका बहुत ही ज्यादा करेक्ट बैठता है, इसलिए एक ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करके इसको देखते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जो लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु में आती है, जहां बच्चा ठोस वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों पर तार्किक सोच विकसित करता है। और बात करें थोड़ा सा तो इस अवस्था की प्रमुख जो उपलब्धियां होती हैं जैसे कि संरक्षण अर्थात जिसको हम कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे वर्गीकरण होता है और वह तुलना होता है, श्रेणी क्रम होता है, प्रतिवर्तन या उलटने की क्षमता इसके अंदर आ जाता था, रिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, और बहुदृष्टि से सोचने की यहाँ पे अर्थात अलग अलग दिशाओं में सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है। जिस प्रकार से तुलना हो जाएगा, समानता असमानता व वर्गीकरण जैसी क्षमताएं इन्हीं तार्किक कौशलों का हिस्सा है, इसलिए इन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य उपलब्धि में गिना जाता है, जबकि द्वितीय वार्तुल प्रतिक्रिया संवेदी गतिक अवस्था की प्रारंभिक जो होती है उप अवस्था की विशेषताएं होती हैं। और संजीवात्मक चिंतन व परिकल्पित जो निगमनात्मक यहाँ पे दिए गए ऑप्शन वो तर्क अधिकतर जो होते पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से जुड़े होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। अर्थात जीन पियाजे जी हैं और लेव वाइगोस्की जो हैं वो संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए में जैसे कि यहाँ पे कहा गया है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में, या ऑप्शन बी में कहा गया निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया के रूप में, या ऑप्शन सी में कहा गया सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में, या यहाँ पे कहा गया कौशलों का अर्जन के रूप में। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट की अगर बात करें तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जो हैं उनके अनुसार जो संरचनावादी अधिगम होता है वो अधिगम यहाँ पे सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात करें कि इसका यहाँ पे जो है इसका क्या मतलब है। तो यहां पे देखेंगे संरचनावादी सिद्धांत जो होता है वो पियाजे वाइगोस्की आदि के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से अपने अनुभवों को व्यवस्थित कर उन पर सोच समझ कर अर्थ अर्थात मीनिंग जो होती है बनाता है। अधिगम किसी तैयार ज्ञान को सीधे भर देने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि अर्थ निर्माण की सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब जो होता है यहाँ पे जो सीखने अर्थात तो कहा कि सोच समझ कर अर्थ बनाते हैं, वो अधिगम जो होता है वो किसी एक ऐसी ज्ञान तैयार नहीं जो कि किसी बच्चे के अंदर भर दिया जाएगा, बल्कि अर्थ निर्माण की जो होती है एक सतत प्रक्रिया था, धीरे धीरे चीजों को सीखा जाता है। वहीं पे इसलिए वे अधिगम को जो होते प्रतिक्रियाओं का साधारण अनुबंधन जो व्यवहारवाद का दृष्टिकोण है, निष्क्रिय रटने या दोहराव की प्रक्रिया या केवल कुछ कौशलों के अर्जन के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी व विनियोजन से ज्ञान की रचना के रूप में देखते हैं। इसलिए इस बात को विकल्प से सी वाला हमारा यहाँ पे सही ढंग से बैठता है। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 पे, जिसमें कहा गया है कि समाचार पत्रों से कहानियां
एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। अर्थात जब पेपर से आप चित्रों को करते हैं, कहानियों कतरनों को अलग अलग रखते हैं, जो कि पुरुषों और महिलाओं की जो भूमिकाओं को जो अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया लिंग या जेंडर स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया रूढ़िवादी लिंग या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन जो सी वाला है उसमें कहा गया लिंग जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या ऑप्शन डी में कहा गया लिंग जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बात करें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो यहाँ पे अलग अलग कहे गए लिंग से संबंधित कि जब महिलाओं पुरुषों में जो कतरन आप जो छोटी छोटी फोटो को कट करके अलग रखते हैं, तो यहाँ पे ये जो होता है लिंग रूढ़ियों का सामना अर्थात समान करने के लिए यहाँ पे उनके लिए को ऑप्शन है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट बैठेगा। आप थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो लिंग जेंडर रूढ़ियों से वे स्थिर एवं आत्म सामान्यीकरण धारणाएं जिनके अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त काम व्यवहार या भूमिकाएं पहले से तय मानी जाती हैं, जैसे घर का काम सिर्फ महिलाएं करेंगी या कमाई केवल पुरुष करेंगे या करेगा आदि। अर्थात कहने का मतलब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इससे ये चीज समझ में आती है कि अगर बच्चों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे देखो ये महिला ने ये काम किया, पुरुष ने ये काम किया, इससे क्या होती है जो अभी तक भ्रांतियां फैली थी कि महिलाएं केवल घर का काम करेगी या पुरुष केवल जो होते हैं वो केवल बाहर का काम करेंगे, ये मानसिकता कमजोर पड़ती है। क्योंकि आज आपने देखा होगा महिलाएं बहुत सारे डॉक्टर बन चुकी हैं और बहुत सारे पुरुष भी डॉक्टर हैं। इससे ये पता चलता है कि जो पुरुष कार्य कर सकते हैं वो कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आज बहुत सारी महिलाएं जो होते हैं पायलट बन चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं एयरफोर्स में हैं, बहुत सारी महिलाएं पुलिसकर्मी भी हैं। अर्थात आज के समय में हर एक क्षेत्र में आपको महिलाएं भी देखने को मिलती हैं और पुरुष भी देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों को जब ये चीजें दिखाई जाती है कि ये देखो महिला जो है पुलिसकर्मी है, ये देखो पुरुष जो है पुलिसकर्मी, इससे क्या होता है उनके बीच की जो मानसिकता जो खराब बनी हुई है पहले से कि महिलाएं केवल घर का कार्य करेंगी या और पुरुष बाहर का कार्य, ये मानसिकता टूटती है और इनके बीच में समानता जो होती है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस इमेज से बहुत ज्यादा योगदान है। थोड़ा सा आगे बात करें तो जब शिक्षक समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से ऐसी कहानियां कतरने चुनकर प्रस्तुत करता है जिनमें पुरुष महिलाएं परंपरागत भूमिकाओं इस प्रकार से वही जो मैंने बताया सारी कहानी वही चीज लिखी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अर्थात यहाँ पे वर्णन कहा गया अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब इस पे कहा गया तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में कहा गया सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, या सी के अंदर कहा गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिन्यास, या फिर कहा गया यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला जो इसका करेक्ट बैठ जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए तो इसका तो यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उच्चतम स्तर जो होता है उत्तर परंपरागत अर्थात तो पोस्ट कन्वेंट का या कन्वेंशनल स्तर जिसे कहते हैं, जिसका अंतिम अवस्था को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास कहा जाता है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो इस अवस्था में व्यक्ति सही गलत का निर्णय अपने अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों से करता है जो न्याय, समानता, मानवाधिकार, मानव गरिमा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। यदि कानून या सामाजिक समझौते इन सिद्धांतों से टकराएं तो व्यक्ति मानवता समर्थ सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। अर्थात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है
विशेषता क्या है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रियाएं करने की योग्यता। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन बनाए गए, जैसे कि कहा गया अंतर व्यक्ति की बात की जा रही है, या फिर यहाँ पे कहा गया अंतरावैयक्तिक की, ये अंतरावैयक्तिक है, ये अंतर्वैयक्तिक है। ध्यान रखना, अंतर्वैयक्तिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर कहा गया नैदानिक का है, या फिर यहाँ पे कहा गया है आपका प्रकृतिवादी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको इस जो विशेषताओं को पढ़ने के आधार पे आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि जो हावर्ड गार्डनर के अंतर्वैयक्तिक था, जिसको हम इंटरपर्सनल जो कहते हैं, बुद्धि वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के मूड, स्वभाव, भावनाएं, प्रेरणा और इरादों को पहचानता है और उनके अनुसार उचित प्रतिक्रिया दे पाता है। ऐसे लोग सामाजिक संबंधों में निपुण, सहानुभूतिशील और प्रभावी संचारक को होते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो प्रश्न में दी गई विशेषताएं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करना ठीक यही बात बताती है कि इसलिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अंतर अवैयक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल बुद्धि स्वयं की भावनाओं को समझने से है और प्रकृतिवाद बुद्धि प्रकृति के पैटर्न को पहचानने से होती है। इसलिए यहाँ पे केवल अंतर्वैयक्तिक वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए। कौन से कारण होने चाहिए? तो आप पहले में कहा गया कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उपलब्धि वाले एक रूप में अलग एवं नाम देना चाहिए। फिर कहा गया काम में, शिक्षण, अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। फिर कहा गया समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए, या बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं और सशक्त पक्षों का चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो सकता है, या कहा गया बी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हो सकता है, या फिर कहा गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो सकता है, या फिर डी में कहा गया चारों यहाँ पे सही हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही होंगे था, फिफ्थ वाला चारों यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको डिटेल से हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे बात करें इसका ऑप्शन का सही होने का, तो यहाँ पे आपका बी वाला इसका ऑप्शन सी हो जाएगा था। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट रहेगा। क्यों इनकरेक्ट रहेगा, इस पर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो आधुनिक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को लेवल लगाना या गैर उपलब्धि या निम्न उपलब्धि जैसे नाम देकर अलग करना नहीं है। यह बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए कथन फर्स्ट जो होता है मूल्यांकन का उचित कारण नहीं माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे मूल्यांकन का जो यह था पहला वाला गलत रहता है। अब मूल्यांकन के अगर उपयोग की बात करें तो कक्षा का जो होती है, कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए जो होता है मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए कथन सही यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड में बात करें समय के साथ बच्चे के अधिगम में आए परिवर्तनों व प्रगति को जानने के लिए जो यहाँ पे कथन आपका थर्ड सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं और बच्चों की चुनौतीपूर्ण पक्षों पर माता पिता के संवाद करने के लिए यहाँ पे कथन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट इनकरेक्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। अब आज का जो लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहने वाला है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप होमवर्क का क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइम भी देता हूं, जो कि यहाँ पे आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। इसमें आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने के लिए, सही इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, इसका जो पार्ट नंबर 4 वीडियो को आएगा उस पे हम डिटेल से इस पे बात करेंगे, वहां पे सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।